एक पल के लिए एक जंगली जानवर के बारे में सोचिए। आपके मन में किस जानवर का चित्र आता है? यह पूछे जाने पर अधिकांश लोग स्वस्थ, वयस्क, बड़े स्तनपायी जैसे शेर, हाथी की तस्वीर सोचते हैं। वे खुश जानवरों के बारे में सोचते हैं, बिना किसी इंसान के उन्हें नुकसान पहुंचाए, खुद में आनंद लेते हुए। यह जंगली जानवरों की स्थिति का एक दृश्य है जो आज प्रचलित है। इसके बावजूद दुनिया भर में कई लोग जंगली जानवरों को अलग अलग तरीकों से बचा रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, जैसा कि हम बाद में देखेंगे। अन्यथा ये जानवर दर्दनाक तरीके से मर जाते। जंगली जानवरों के लिए जीवन आसान नहीं है। जिस क्षण वे पैदा होते हैं या अपने अंडों से निकलते हैं, उन्हें बहुत गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत नुकसान होता है। जिन कारकों से जानवर पीड़ित हैं, वे बहुत विविध हैं। कुछ प्रत्यक्ष मानव क्रिया के कारण है, अन्य मानवीय क्रिया, प्राकृतिक परिस्थितियां या दोनों के संयोजन के अप्रत्यक्ष परिणाम हो सकते हैं। आंशिक रूप से या पूरी तरह से प्राकृतिक हो सकने वाले कारकों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति, भूख, कुपोषण, प्यास, बीमारियों की एक विस्तृत श्रृंखला, दुर्घटनाएं और चोटें, परजीवीवाद और मनोवैज्ञानिक तनाव शामिल हैं। ये असामान्य परिस्थितियां नहीं हैं और इनके कारण जानवरों को होने वाले नुकसान मामूली नहीं हैं। वे उनके लिए उतने ही दर्दनाक और गंभीर हैं जितने वे पालतू जानवरों या हमारे लिए होंगे। वास्तव में इस कारण कई जानवरों के जीवन में आनंद से कहीं अधिक दुख होता है। उदाहरण के लिए हम एक चिड़िया के बारे में सोच सकते हैं जो अपने घोंसले से गिरती है और तड़पती है। कई दिनों तक जमीन पर भूख से मरती है, ठंड से पीड़ित होती है और गिरने के कारण उसे लगी चोटों के दर्द से पीड़ा होती है। या एक मछली का बच्चा जो भूख से मरता है, जो अपना भोजन खोज पाने में असमर्थ है। ऐसे मामले युवा जानवरों में आम हैं। अन्य जानवर लंबे समय तक जीवित रह सकने और वयस्कता तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन पुराने दर्द से गुजरते हैं या बहुत पीड़ा सहने के बाद मर जाते हैं। इसका एक उदाहरण नाक बॉट परजीवी संक्रमण से पीड़ित हिरण है। ये लार्वा है जो उनके नाक गुहाओं में तब तक बढ़ते हैं जब तक कि वे इतने बड़े नहीं हो जाते कि हिरण अब सांस लेने में सक्षम नहीं होते हैं और धीरे धीरे दम तोड़ देते हैं। इस तरह के उदाहरणों से पता चलता है कि जंगली जानवरों के लिए हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वह यह है कि उन्हें अकेला छोड़ देना हमेशा सही नहीं होता है। ऐसे कई मामले हैं जहां हम जानवरों की मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं या जहां उनकी मदद करने से अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे अन्य मामले हैं जहां हम जानवरों के लिए महत्वपूर्ण अंतर बना सकते हैं, जो कुल मिलाकर शुद्ध सकारात्मक हो सकते हैं। कुछ लोग जो हमारी तरह जानवरों की परवाह करते हैं शायद सोच सकते हैं कि यह एक मुद्दा क्यों होना चाहिए। यह देखते हुए कि आज मनुष्यों द्वारा जानवरों को नुकसान पहुंचाने के कई दृश्य तरीके हैं, जैसे कि कैद में रखे गए या मछली पकड़ने जैसे कार्यों से पहुंचाए गए नुकसान। अन्य कारणों से पीड़ित जानवरों की चिंता इस चिंता का विस्तार मात्र है। सभी जानवरों की देखभाल करने में कोई विरोधाभास नहीं है, भले ही उन्हें मनुष्यों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा हो या अन्य कारणों से, जैसे कि हानिकारक मौसम की स्थिति या बीमारी। केवल उन जानवरों के साथ क्या होता है जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। जंगली जानवरों की पीड़ा के महत्व को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें इस बात से अवगत होना चाहिए कि कई जानवरों का जीवन दुखों से भरा होता है। इस तरह के मामले बहुत अधिक हैं उससे जितना हम शुरू में मान रहे थे। हम यह जांच कर देख सकते हैं कि जानवरों की आबादी कैसे विकसित होती है और उनकी युवावस्था में उनकी मृत्यु दर क्या है। जीव विज्ञान में विभिन्न क्षेत्रों द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। जानवरों की जनसंख्या की गतिशीलता
और जीवन इतिहास की जांच की जाती है। इसे निर्धारित करने वाला एक प्रमुख कारक प्रजनन रणनीति है, जिसका विभिन्न जानवर पालन करते हैं। प्रकृति में कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो एक समय में सिर्फ एक संतान प्रजनन करते हैं। ये ऐसे जानवर हैं जो आमतौर पर अपनी संतानों के जीवित रहने की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए अपने संतान की बहुत अधिक देखभाल करते हैं। हालांकि अधिकांश जानवर बहुत अलग प्रजनन रणनीति का पालन करते हैं, जिससे बहुत बड़ी संख्या में संतानें पैदा होती हैं। अपने जीवन की शुरुआत में इन जानवरों की जीवित रहने की दर आमतौर पर बहुत कम होती है। यदि विचाराधीन जानवर अपने जीवन के दौरान सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं और उनकी आबादी स्थिर रहती है, तो औसतन उनकी प्रति क्लच में से केवल 2 संतान ही वयस्कता अर्थात प्रति माता पिता केवल 2 बची संतानों तक पहुंचती है। यदि वे कई बार प्रजनन करते हैं तो औसत संख्या घट जाती है। इनमें से कुछ जानवर कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, भले ही वे परिपक्वता तक पहुंचने का प्रबंधन न कर पाए, लेकिन कई मामलों में वे अस्तित्व में आने के कुछ समय बाद ही मर जाते हैं। उनमें से कुछ कभी भी संवेदनशील प्राणियों में विकसित नहीं हो पाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से करते हैं और वे आमतौर पर ऐसे तरीकों से मर जाते हैं जो दर्दनाक होते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा। वे भूख से मरते हैं या ठंड या बीमारी जैसे अन्य दर्दनाक कारकों के कारण मर जाते हैं। हालांकि क्योंकि जब वे मरते हैं तो वे बहुत छोटे होते हैं, उन्हें किसी भी सुख का आनंद लेने का अवसर नहीं मिलने की संभावना होती है। दुर्भाग्य से ये जानवर शायद अस्तित्व में आने वालों में से अधिकांश हैं। यह इंगित करता है कि क्यों जंगली जानवरों की पीड़ा का बहुत महत्व है। यह भी दर्शाता है कि इनमें से कुछ जानवरों की मदद के वास्तविक तरीके हैं जो एक बड़ा अंतर क्यों ला सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। जंगली जानवर बहुत गंभीर रूप से पीड़ित हो सकते हैं और विभिन्न कारकों के कारण समय से पहले मर सकते हैं, जिनमें प्रतिकूल मौसम की स्थिति, प्राकृतिक आपदाएं, कई अलग प्रकार के रोग, परजीवीवाद, भूख, कुपोषण और प्यास, मनोवैज्ञानिक तनाव, जानवरों के बीच संघर्ष और दुर्घटनाएं शामिल हैं, जिनसे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि कई मामलों में उनकी मदद भी की जा सकती है। इसके कई उदाहरण हैं। इनमें समुद्र तटों पर फंसे जानवरों, बर्फ, मिट्टी के तालाबों और कई अन्य स्थितियों में फंसे जानवरों का बचाव भी शामिल है। आगे के उदाहरणों में बीमार और घायल जानवरों को आश्रय और सहायता प्रदान करना, अनाथों की देखभाल करना और उनमें से कुछ को विशेष रूप से कठोर परिस्थितियों में भूख से मरने से बचाना भी शामिल है। बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम बड़ी संख्या में पशुओं को बीमारी के कारण पीड़ित होने और मरने से बचाते हैं। जानवरों की मदद करने के लिए नए कार्यक्रम विकसित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए उपनगरीय, शहरी या औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले जंगली जानवरों की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से अच्छी तरह से निगरानी वाले पायलट कार्यक्रम शुरू हो सकते हैं। हम उनसे जो सीखते हैं उसे कृषि क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों के लिए लागू किया जा सकता है और फिर अर्ध जंगली और जंगली क्षेत्रों में मदद की जरूरत वाले सहायता के लिए। साथ ही हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में हम चीजों को उन तरीकों से सुधारने में सक्षम हो सकते हैं जो हम अभी नहीं कर सकते। हालांकि यह संभव होने के लिए यह आवश्यक होगा कि हम जानवरों के प्रति चिंता करें, न कि उपेक्षा। कुछ लोग इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि जानवरों के साथ क्या होता है, इस तथ्य के बावजूद कि वे भी महसूस कर सकते हैं और पीड़ित हो सकते हैं। यह प्रजातिवाद के रूप में ज्ञात भेदभाव के रूपों में से एक प्रतीत होता है। हालांकि कई लोग
जानवरों की परवाह करते हैं, लेकिन अक्सर इस बात से अनजान होते हैं कि जंगली जानवरों के साथ क्या होता है। हमने उन्हें जिस तरह की मदद की जरूरत है, उसके कुछ ही उदाहरण देखे हैं। ज्यादातर लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जंगली जानवरों को हमारी मदद की इतनी जरूरत होती है। ऐसे कारण हैं जो इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले, अधिकांश लोग इस बात से परिचित नहीं हैं कि इन जानवरों का जीवन कैसा होता है। विशेष रूप से वे जानवरों की आबादी की गतिशीलता के बारे में नहीं जानते। इसके अलावा जो लोग जानते हैं, वे कभी-कभी इस बात पर विचार करने में असफल होते हैं कि जानवरों के लिए उनकी पीड़ा के दृष्टिकोण से इसका क्या अर्थ है। दूसरा, हमारे पास संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है जो विकृत करते हैं कि हम प्रकृति में पशु जीवन की कल्पना कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में उल्लेख किया है, जब ज्यादातर लोग जंगली जानवरों के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में जो छवि आती है वह बड़े जानवरों, सबसे अधिक संभावना वाले स्तनधारियों या शायद बड़े पक्षियों की होती है। किसी भी मामले में लगभग निश्चित रूप से कशेरुक। इसके अलावा लगभग सभी मामलों में वे वयस्क जानवरों के बारे में सोचते हैं। वे शेर और बाघ के बारे में सोचते हैं, शायद जिराफ, हाथी, भेड़िए, चील के बारे में। लेकिन वे शायद ही कभी सोचते हैं मछली के बच्चे या अकशेरुकीय जो अभी अभी अपने अंडे से बाहर निकले। हालांकि ये प्रकृति में भारी बहुमत में है। अंत में ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि हमें जंगल में रहने वाले जानवरों की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना स्वाभाविक नहीं है। हालांकि हमें ध्यान देना चाहिए कि जब मनुष्य उस तरह से पीड़ित होते हैं जिस तरह से जंगली जानवर, हम आमतौर पर उनकी मदद करने का समर्थन करते हैं। जानवरों के मामले में अलग रवैया क्यों है? यह जंगल में रहने वाले जानवरों के साथ भेदभाव का एक रूप प्रतीत होता है। जानवर सिर्फ उन परिस्थितियों के कारण होने वाले कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए, भले ही मनुष्य उन हानिकारक परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार हो या नहीं। वास्तव में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मानव हितों को आगे बढ़ाने के लिए मनुष्य पहले से ही प्रकृति में अक्सर हस्तक्षेप करते हैं। हम घर, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय आदि बनाते हैं। हम जो खाना चाहते हैं उसे भी उगाते हैं। अगर हम अपनी जरूरतों के लिए अपने परिवेश को बदलने के लिए तैयार हैं, तो हमें ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए जब अन्य समान रूप से संवेदनशील प्राणियों जैसे जंगली जानवरों को मदद की जरूरत हो। क्योंकि यह जानने के लिए सावधानी पूर्वक अध्ययन की आवश्यकता है कि जानवरों की सर्वोत्तम मदद कैसे करें। अनुसंधान में निवेश करना महत्वपूर्ण है, जो हमें जानवरों के लिए परिणामों को अनुकूल करने और उनकी मदद करने के नकारात्मक अप्रत्यक्ष परिणामों से बचने में मदद करेगा। अच्छी खबर यह है कि इस उद्देश्य के लिए पहले से ही बहुत सारे डाटा का उपयोग किया जा सकता है। पशु चिकित्सा वैज्ञानिकों ने पालतू जानवरों की भलाई का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन उन्होंने जंगली जानवरों की भी जांच की है। पारिस्थितिकीविदों ने इन जानवरों की जनसंख्या की गतिशीलता, उनके जीवन का इतिहास और जिस तरह से वे अन्य जानवरों और उनके परिवेश के साथ सहभागिता करते हैं, उस पर भी शोध किया है। यह सब संभावित रूप से हमें दृढ़ आधार प्रदान कर सकता है जिस पर जानवरों की सहायता के लिए कार्यक्रमों को आधार बनाया जा सकता है। दुर्भाग्य से इन विभिन्न क्षेत्रों से ज्ञान शायद ही कभी एकीकृत होता है। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अधिकांश वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं के अंत में व्यक्तिगत रूप में अमानवीय जानवरों की चिंता अभी तक शामिल नहीं की गई है। यही कारण है कि यह तर्क दिया गया है कि अनुसंधान का एक नया क्रॉस डिसिप्लिनरी क्षेत्र बनाया जा सकता है। यह नया क्षेत्र
हमें और अधिक ज्ञान इकट्ठा करने की अनुमति देगा, जिसका उपयोग जंगली जानवरों की मदद करने में किया जा सकता है। वर्तमान में इस मुद्दे पर शोध हमें जानवरों की मदद करने और मौजूदा तरीकों की जांच करने के लिए नए तरीके विकसित करने की अनुमति देता है। कुछ मौजूदा तरीके दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि इनमें कुछ तरीके हमें दूसरों की तुलना में जानवरों की अधिक मदद करने की अनुमति दे सकते हैं। अधिक शोध हमें प्रभावी तरीकों को चुनने और सुधारने में मदद कर सकते हैं। साथ ही दूसरों को यह समझने में मदद कर सकते हैं कि यह मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। अधिक ज्ञान इकट्ठा करने से हमें जानवरों की मदद करने के लिए नए तरीके विकसित करने में मदद मिल सकती है, जो भविष्य में हमारे सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाएंगे। साथ ही हम इस बारे में अधिक जानने में सक्षम होंगे कि विभिन्न परिस्थितियों में पारिस्थितिक तंत्र के स्तर पर जानवरों की भलाई कैसे प्रभावित होती है और जंगल में बदतर से बेहतर परिस्थितियों में संक्रमण प्राप्त करने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में। इसके कारण जंगली जानवरों की देखभाल करने का रवैया न केवल वर्तमान में रहने वाले जानवरों पर बल्कि भविष्य पर भी एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम वास्तव में इस बात की परवाह करते हैं कि जानवरों का क्या होता है, तो हमें केवल उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए जो आज जीवित हैं। जो भविष्य में जिएंगे उनमें उतना ही कष्ट सहने की क्षमता है। इसलिए यह संभव बनाना कि भविष्य उनके लिए सबसे अच्छा हो, हम सभी के लिए सर्वोत्तम प्राथमिकता होनी चाहिए। इस पाठ्यक्रम के बाकी वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों और अन्य कई बातों को अधिक विस्तार से जांचेंगे। हम पाठ्यक्रम के इस पहले मॉड्यूल के अगले वीडियो में जंगली जानवरों की पीड़ा को देखते हुए कुछ अलग अलग कारणों से शुरू करेंगे कि जंगली जानवरों को इतना नुकसान क्यों हो सकता है और उन तरीकों के बारे में जिनसे उन्हें वर्तमान में मदद मिल रही है।